राम राम दोस्तों। आज हम सुनाएंगे बहन और भाई की एक बहुत ही अनसुनी कहानी, जो भाइयों ने बहन को मारकर खाया उनका मांस। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्द ही गुजर गए थे। बच्चे ने भी अपनी जिम्मेदारी समझ ली थी। शुरू में गुजारों में काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन समय के चलते धीरे धीरे उन्हें सब कुछ आसान लगने लगा और वो माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। ये उस समय की बात है जब उस समय पुरुषों के काम जंगली जानवर का शिकार करना और औरतों का काम सिर्फ घर का काम करना और बच्चों को संभालना होता था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते थे और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी दूसरी कार्य करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते थे, साथ में बड़े बड़े जानवर पक्षी आदि को मार कर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाकर भोजन करके सभी तृप्ति का आनंद अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वो सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली में से खून की धारा बहने लगी और बहन ने सोचा यदि भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो उसके भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने ये सोचा कि भाइयों को ये बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छुपा कर रखना चाहिए। उसने अपने बहते हुए खून को अपने ओढ़नी से पोंछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के थोपे के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछना ठीक रहेगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया कि यदि मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दी जाए तो। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसकी भाइयों के नज़रों से बच सके। इसीलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी, उसी से अपना खून को पोंछ दिया। शाम को भाई लोग ने घर वापस आए। बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए। अपने बहन को वाह कोला की तारीफ करने लगे। अपने तारीफ सुनकर बहन भी खुशी से फूल नहीं समाई थी। दिन भर थके होने के कारण 7 भाई उस दिन जल्द ही सो गए। अगली सुबह रोज की तरह खा पीकर 7 भाई जंगल की तरफ निकल पड़े। जब शिकार तलाशते तलाशते थक गए और सारे भाई एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, तो बातों ही बातों में 7 भाई रात की भोजन के बारे में बात करने लगे कि कल रात को जो बहन ने साग बनाई थी उसकी चर्चा होने लगी। तो कहने लगे, कल इतना स्वादिष्ट साग खाया कि आज तक ऐसा स्वाद नहीं खाया। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपने बहन से जरूर पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात की साग में क्या क्या मिलाया था। शाम को जब 7 भाई ने घर आए तो दोबारा अपने बहन की पाक कुशलता को तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात को साग में तुमने क्या ऐसा मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी। वो सोच रही थी अगर उन्हें पता चला कि उनकी उंगली कट गई है तो सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, साग जो रोज़ बनाता हूँ वही बनाया था। तो उसके बड़े भाई कहने लगा, प्यारी बहना, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया। तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए अब बहन को भी सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारे बातें बताते हुए कहा, भाई इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैं अपने खून को इसी साग में मिला दिया। ये सुन के 6 भाइयों के मन में एक कुटिल ख्याल आया। वे सोचने लगे, इसकी खून की चौंध बूंदी इतनी स्वादिष्ट है तो इसकी मांस कितनी स्वादिष्ट होगा।
रात को खाने के बाद सात भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छोड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वाद है तो सोचो उसका शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन सात भाई शिकार के लिए जाते समय जो सात भाई ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस खाएंगे और बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। सातवें भाई को अपने बड़े भाई का विचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे अपने बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वे खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ है और वे अकेला एक तरफ। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस की, जो कि बांस के पटर से बने एक तंबू तरफ बनाया जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना ये थी, बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपने बहन की हत्या करेंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपने बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लिए हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसलिए तुम भी साथ संगोर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात से बहुत खुशी हुई, तुरंत ही तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगा। चलते चलते जब बहन थक गई तो बड़े भाई से पूछने लगा, भाई मेरा ससुराल और कितना दूर है? बड़ा भाई बोला, बस और थोड़ा देर में पहुंचने वाले हैं। और बड़े भाई बोला, देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। टीले पर चांग को दिखाते हुए भाई बोला, वो देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी ससुराल जहाँ तुम राज करोगे। ये सुनकर बहन आनंदित हो उठी और चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपने बहन को चांग पर खड़ी करके इसको रस्सी से जो बांस के खंभे के सहारे बांधने का आदेश दिया। सभी भाइयों जब मिलजुल कर फुर्ती से बहन को बांधने लगे। बहन ऐसा ही थी। अपने भाइयों को हत्यारी रूप में देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। वे ईश्वर को याद करते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं, इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिनके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन के बातों से 7वां भाई प्रेरित हो उठा। बहन की पुकार सुनकर तड़प रह गया। भाइयों का प्रतिवाद करने का साहस भी नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के लिए बड़े भाई ने आदेश दिया है और सबको बारी बारी से उस पर बाण से प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथ में दोनों धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को हुआ तैयार तो बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में कहने लगी, मारो भैया मारो, छाती में लक्ष्य करके मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष जंगल की ओर ले जाए भैया, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया लेकिन निशाना विफल हो गया। उसके बाद दूसरे भाई ने तीर मारने को तैयार हुआ। बहन फिर वही करुणा गीत गाया लेकिन उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी करके बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की। बहन हर बार यही गीत दोहराती रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रही और अब 7वें भाई की बारी थी। 6 भाई उन्हें कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान खतरे में बढ़ते देखी तो उसने अपने जान नौशाचर करने और अपने छोटे भाई की जान बचाने का निश्चय किया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, मेरे भाई का तीर मेरे छाती भेदने में सफल हो जाए। और फिर करुणा गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तेरा तीर मेरा छाती भेद जाए, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया, उसका तीर बहन का मर्म पर लगा। बेदर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण पोखर उड़ गई और वे निष्प्राण हो गई। अपनी कुटिल योजना सफल होने पर 6 भाई की तो बाछें खिल गई। साथ मिलकर अमृत बहन की शरीर चांग से नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन की शरीर को बटी बटी काट डाली। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से पानी और लकड़ी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई पानी और लकड़ियां लाने के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी लाया था। अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, अगर नहीं खाएगा तो उन्हें अन्य भाई उसे गाली देंगे, धमकी देंगे। उसने मांस बनाते समय चुपके से अपने साथ लाया मछलियाँ और केकड़े को आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया।
चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले का पत्ता बिछाकर उसमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर छोटा सा खड्डा कर लिया था। उसने अपने पतले में परोसा गए अपनी बहन की मांस को चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियाँ चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब अपने बहन का शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा जूठा साफ करने को और कहा बहन की बची कुची हड्डियाँ और शरीर के अन्य भाग जैसे नाखून पंजे सबको इकट्ठा करके इसे खड्डे में डाल दो और ऊपर से मिट्टी से ढक दो। कुछ समय बाद जहां उस बहन की बचे हुए मांस के टुकड़े को खड्डे में डाल दिया था उस स्थान पर एक बांस का पेड़ लगाया। धीरे धीरे वहां बांस का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक सोंत आए और उस बांस के झुरमुट तले छुपकर मौल करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, सोंत दुर्गंध आ रही है, सोंत दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी सुनाई देने लगी तो सोंत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर उन्होंने बहुत सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों का घर जाकर भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, सोंत भिक्षा के लिए उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब तक 6 भाइयों का भी विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई कुंवारा था। जब सोंत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा तो इसे स्वयं की बांसुरी बोल उठी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही सबसे बड़ा दुश्मन, बड़े भाई के घर में ना बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही सबसे बड़ा दुश्मन। सोंत के बांसुरी से निकली आवाज़ सुनकर बड़े भाई की पसीने छूटने लगी। उसने अपने पत्नी से तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह सोंत ने 6 घरों में बारी बारी द्वार पर गाए और उनके आंगन पर कदम रखते ही स्वयं गीत बजने लगता है। उन्होंने भी अपने पत्नी को कुछ भिक्षा देकर सोंत को विदा करने को कहा। उनके मन में अभी यह डर समा गया, यदि इसी तरह सोंत का बांसुरी बाजते रहा तो उनके ये पल खुल जाएगी कि वो अपने बहन के हत्यारे हैं। इसलिए अब सोंत अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो अभी तो कुंवारा था। वे अकेला रहता था। जब सोंत उसके आंगन पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे छोटे भाई के घर में मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में। बाजो रे बांसुरी, यही मेरी सबसे प्यारे भाई का घर। सोंत की बांसुरी से प्यारा और दिलचस्प गाना सुनते ही छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए आसन दिया। दान बेल पान और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद बांसुरी के बारे में चर्चा हुई तो सोंत ने बांसुरी के जौन की कहानी छोटे भाई को पूरी बताई कि कैसे उसने बांस को काट कर जो बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई उस बांसुरी को सोंत से देने को प्रार्थना की तो उसे अपने छोटे भाई को बांसुरी सौंप दी। सोंत के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को बिस्तर और साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिन के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगी। जब वे काम से घर लौट कर आता है तो सारा घर साफ सुथरा होता है। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपने भाभीियों के घर जाकर पूछा कि भाभी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ सुथरा करते हो क्या? सभी भाभीियों ने जवाब दिया, अपने अपने घर के कामों में तो फुर्सत नहीं मिलता, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया आज वे चुप कर दिखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसीलिए छोटे भाई काम पर नहीं गया और वे घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने ये सब देखा तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे ने अपने बड़े भाभी को बताई। बड़े भाभी ने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छलक देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे ने बड़े भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। छोटे ने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वे मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो ये तो उनकी प्यारी बहन है। उसने अपने बहन को गले लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई प्रेम से रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे।
दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही रिश्ते को बचाए रखता है। रिश्तों को कलंकित करने वाले कभी नहीं छूट सकते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। राम राम।